जय हिंद फ्रेंड्स। यूपीपीएससी डेली न्यूज़ के जीएस पॉलिटी के पेपर के एक्सप्लेनेशन की दूसरी कड़ी में हम लोग आ चुके हैं और पिछली कड़ी में हम लोगों ने 75 क्वेश्चंस का शुरुआती 75 क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन देखा था। अब इसी को आगे बढ़ा रहे हैं और देर ना करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, 9वीं अनुसूची के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें व सही कथन चुनें। पहला कथन, यह प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अस्तित्व में आई। बिल्कुल सही, पहला कथन सत्य है, पहला कथन सही। दूसरा, 24 अप्रैल 1973 से पहले इसके अंतर्गत रखे गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। तीसरा, अय्यर कोयलो मामला 2007 इससे संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली 9वीं अनुसूची जो थी प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा आई थी और ये भूमि सुधार से संबंधित है। चूँकि हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो ज़्यादातर ज़मीनें जमींदारों के पास थीं और सरकार इसको इन ज़मीनों का समान वितरण चाहती थी। चूँकि हमारे यहाँ के जो वंचित वर्ग, पिछड़े वर्ग थे, उन लोगों के पास, बल्कि यूँ कहें कि आम आदमी के पास ज़मीन थी ही नहीं, या थी भी तो बहुत कम थी, उसकी ज़रूरतों के हिसाब से नहीं थी। तो इन ज़मींदारों से जिनके पास ज़मीन बहुतायत में थी लेकर आम जनता को ट्रांसफ़र करना था। अब इसके आड़े आ रहा था संपत्ति का अधिकार, जिसमें संपत्ति के अधिकार में पहली बात तो ये कि सबको संपत्ति का अधिकार है, तो राइट टू प्रॉपर्टी के लिए ज़मींदार पहले तो ये बोले कि मैं अपनी ज़मीन बेचूंगा ही नहीं। बट अगर सरकार उसका अधिग्रहण करे तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये स्पष्ट किया था कि आप जब भी अधिग्रहण करेंगे तो आपको मार्केट रेट देना होगा। ठीक, तो मार्केट रेट अगर गवर्नमेंट देने जाती तो उस समय आज़ादी के बाद दिवालिया हो जाती शायद। इस कारण से सरकार 9वीं अनुसूची लेके आई और इसने राइट टू प्रॉपर्टी को ओवर रूल करते हुए उस 9वीं अनुसूची को लागू कर दिया, भूमि सुधार को लागू कर दिया। अब इस 9वीं अनुसूची में एक प्रावधान बनाया गया कि इसके अंतर्गत जो भी विषय रखे जाएंगे वो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं आएंगे, भले ही वो किसी प्रकार के अधिकारों का कुछ भी उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन करें, कुछ भी करें। हालांकि गवर्नमेंट मनमाने तरीके से कुछ भी नहीं करेगी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे एक्सेप्ट इसलिए कर लिया क्योंकि ये कॉमन गुड की बात करता है। कॉमन गुड मतलब आम जनता के भले के लिए ज़रूरी था। और नीति निर्देशक तत्वों में ये बात भी कही गई है कि संसाधनों का बंटवारा इस प्रकार से हो कि वो आम जनमानस के लिए लाभकारी हो, कॉमन गुड को बढ़ावा देता हो। तो इस सब को देखते हुए 9वीं अनुसूची आई और मूल ढांचे के सिद्धांत के आने तक 24 अप्रैल 1973 को मूल ढांचा आया था केशवानंद भारती केस से। तो अय्यर कोयलो केस में सन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात स्पष्ट कर दी कि भाई मूल ढांचे का सिद्धांत 24 अप्रैल 1973 में आया था, तो इसके पहले जो भी कानून 9वीं अनुसूची में रखे गए उनकी तो न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, परंतु इसके बाद 24 अप्रैल 1973 के बाद जो कानून 9वीं अनुसूची में रखे गए वह कानून न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएंगे और अगर मूल ढांचे का उल्लंघन करेंगे तो निरस्त कर दिए जाएंगे, भले ही 9वीं अनुसूची में क्यों ना रखे गए हों। तो इस बात को आप याद रखें। अय्यर कोयलो केस 9वीं अनुसूची से संबंधित है, बड़ा ही महत्वपूर्ण केस है। आगे बढ़ते हैं। 77, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। तो जनहित याचिका क्या है? यह कानूनी सहायता आंदोलन का रणनीतिक अंग है। बिल्कुल सही है। अगर आप देखेंगे, इसकी आप व्याख्या पढ़ेंगे किसी भी टेक्स्ट बुक में तो आपको सबसे पहले इसकी विशेषता में यही दिखेगी, कानूनी सहायता आंदोलन का रणनीतिक अंग है और इसका आशय गरीब जनता तक न्याय को सुलभ बनाना है। क्यों? क्योंकि कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिसमें आम जनमानस की हानि हो रही होती है। जैसे पर्यावरण प्रदूषण का मुद्दा ही है, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है। अगर प्रदूषण का स्तर बहुत अत्यधिक उच्च स्तरीय प्रदूषण हो जाए, हाई लेवल ऑफ पॉल्यूशन के कारण अनुच्छेद 21 को खतरा हो सकता है। अब ऐसे में गरीब आदमी के पास तो संसाधन है नहीं कि वो इस चीज़ के लिए न्यायालय भागता फिरे। तो आप देखते होंगे अलग अलग NGOs या बड़े बड़े वकील PIL दायर कर देते हैं ताकि उस गरीब जनता तक भी न्याय सुलभ तरीके से पहुंच जाए।
PIL की उत्पत्ति आप देखोगे तो 1960 के दशक में अमेरिका से हुई। इस फैक्ट को याद कर लो इसमें। तो शुरुआत कहाँ से हुई? अमेरिका से। भारत में इसके प्रवर्तक न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर और PN भगवती रहे हैं। PN भगवती अक्सर पेपर में आता रहा है ये प्रश्न, तो आप दोनों नाम याद कर लें, VR कृष्ण अय्यर और PN भगवती। आगे बढ़ते हैं 78। राज्यपाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। राज्यपाल का कार्यकाल संविधान द्वारा निश्चित किया गया है। जी हाँ मित्रों, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि यार राज्यपाल का तो कोई कार्यकाल होता नहीं है और राष्ट्रपति जब चाहे उसे हटा दे, तो ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 156 क्लॉज 3 में राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, ऐसा साफ साफ लिखा हुआ है। तो राष्ट्रपति पद ग्रहण से अधिकतम राज्यपाल पद ग्रहण से कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। तो जी हाँ मित्रों, बिल्कुल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो 5 साल का कार्यकाल भी है और प्रसाद पर्यंत भी है। तो अब राष्ट्रपति का जब मन करेगा तो इसे पद से हटा सकता है, ठीक, प्रसाद दे देगा, प्रसाद लेके चलते बनो। वह राज्य सरकार का वास्तविक मुखिया होता है? नहीं, वह राज्य सरकार का केवल नाम मात्र का मुखिया होता है। वास्तविक मुखिया मुख्यमंत्री होता है। ये तो आप लोग आराम से भली भांति तौर पे जानते हैं कि असली खिलाड़ी कौन है, तो योगी बाबा, ठीक। और हमारी राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। तो उनका काम खाली सिग्नेचर करने का। वास्तविक मुखिया बाबा जी हैं। निम्न कथनों पर विचार करें व सत्य चुनें। पहला कथन, संविधान में केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल की शपथ अलग से दी गई है। यहाँ पर एक कैच है, अलग से, ठीक। तो मित्रों आप देखेंगे जनरली शपथ तीसरी अनुसूची में देखने को मिलेगी, तीसरी अनुसूची में शपथ मिलेगी देखने को। बट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल की शपथ संविधान में सेपरेटली दी गई है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति, 69 में उपराष्ट्रपति और 159 में राज्यपाल की शपथ अलग से दी गई है। आप चाहें तो भारतीय संविधान को चेक कर सकते हैं, इन तीनों की ही शपथ आपको डिटेल में दिख जाएगी। इसके बाद दूसरा कथन है मित्रों, राज्यपाल बनने हेतु कम से कम 30 वर्ष की आयु आवश्यक है। तो ये कथन गलत है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष की आयु चाहिए। राज्यपाल पद पर नियुक्ति हेतु व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि राष्ट्रपति वाला सवाल था, भारत में जन्मा नागरिक या जन्म से भारत का नागरिक ना हो, इसी प्रकार राज्यपाल के पद की अर्हता के लिए उसे केवल और केवल भारत का नागरिक होना आवश्यक है। और जैसा कि एक लॉ के फील्ड में एक फ्रेज चलता है, लॉ हैज़ टू बी रिटन एंड क्लियर। तो ये क्लियरली लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। अब वहाँ किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, जन्मा नागरिक या ये कुछ नहीं लिखा। जब तक ये लिखा नहीं होगा तब तक इस बात को नहीं माना जाएगा, और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने किसी इंटरप्रिटेशन में इस तरीके की चर्चा की है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80। अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया जाता है तो निरस्तीकरण के पहले तक उनके द्वारा किए गए सारे आधिकारिक कार्य प्रभावी रहेंगे। जी हाँ मित्रों, पहला कथन एकदम सही है। क्षमादान के मामले में राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। तो दोस्तों पहला कथन तो पूर्ण रूप से सत्य है कि अगर उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन शून्य घोषित कर दे तो उसके पहले उसने जो भी काम किए थे वो सारे ही मान्य रहेंगे। यहाँ पे लिखा है अविधि मान्य नहीं होंगे। अविधि मान्य का मतलब है कानूनी रूप से अमान्य नहीं होंगे। ये प्रश्न उत्तर प्रदेश PCS और UPSC में पहले पूछा भी जा चुका है। क्षमादान के मामले में राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। दूसरा कथन पूर्ण रूप से सही है। ऑप्शन सी, पहला और दूसरा सही है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको समझनी होगी। एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, मारूराम वर्सेस भारत संघ। मारूराम केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी एडवाइस करेगी, मतलब केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो भी सलाह देगी राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति क्षमादान के मामले में उसी के अनुरूप काम करेगा। खेहर सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को दोहराया। खेहर सिंह केस 1988 में 1988
सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को दोहराया और पुनः इसकी पुष्टि की। इसके अलावा केहर सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और बोली थी कि क्षमादान किसी भी व्यक्ति का अधिकार नहीं है, इट इज़ नॉट द राइट, और यह राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। इट इज़ टोटली डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसके ऊपर निर्भर करेगा, वो चाहे तो क्षमादान दे अथवा ना दे। कोई भी नागरिक ये कह के क्षमादान नहीं मांगेगा कि यार क्षमादान तो हमारा अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि क्षमादान किसी प्रकार का अधिकार नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रपति के डिस्क्रिशन पर निर्भर करता है। तो दोस्तों यहाँ याद रखना आप दो केसेस, एक केस था मारूराम जिसमें ये कहा गया कि हाँ, और दूसरा केआर सिंह में भी इसी बात को दोहराया गया कि मंत्रिपरिषद की सलाह आवश्यक है। अब आते हैं 81 पे। 81 परमादेश रिट निजी व्यक्तियों के खिलाफ जारी की जा सकती है। यह राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती। यह संविदात्मक दायित्वों पर जारी नहीं की जा सकती है। सुने जाने का सिद्धांत लोकस स्टैंडी का सिद्धांत परमादेश में लागू नहीं होता है। तो दोस्तों पहला कथन परमादेश रिट निजी व्यक्तियों के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती, तो पहला कथन तो गलत हो गया। और क्वेश्चन क्या है, असत्य कथन चुनना है, तो पहला हमारे ऑप्शन में आ जाएगा क्योंकि पहला असत्य है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती, ये कथन बिल्कुल सही है, तो हमारे ऑप्शन से बाहर हो गया। यह संविदात्मक दायित्वों पर जारी नहीं की जा सकती, तो हाँ दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, संविदात्मक दायित्व क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस पर जारी नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये हमारा सही हो गया, मतलब तीसरा भी अपने फ्रेम से बाहर हो गया। सुने जाने का सिद्धांत लोकस स्टैंडी का सिद्धांत परमादेश में लागू नहीं होता है, तो ये गलत है। और सुने जाने का सिद्धांत या लोकस स्टैंडी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। लोकस स्टैंडी ये कहता है कि जो व्यक्ति प्रभावित होगा केवल वही ये रिट के लिए आवेदन करेगा, अन्यथा ऐसा नहीं है कि जो हमारी हेबियस कॉर्पस थी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति जा सकता था, वहाँ लोकस स्टैंडी प्रिंसिपल नहीं लगता है, बट यहाँ पे लोकस स्टैंडी का सिद्धांत एप्लीकेबल होगा और केवल वही व्यक्ति जो पीड़ित है वही अपील कर सकता है परमादेश रिट जारी करने के लिए। तो चौथा भी हमारा, चौथा असत्य है, मतलब चौथा अपने फ्रेम में आ गया। 1 और 4 81 सही है। अब दोस्तों इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि और वो कौन कौन से लोग हैं जिनके खिलाफ जारी नहीं की जा सकती। निजी व्यक्तियों के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती। ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक हैं, संविदात्मक दायित्वों पर, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन पर, भारत के राष्ट्रपति तथा राज्यों के राज्यपाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत हैं, उनके खिलाफ भी जारी नहीं की जा सकती। तो इनको आप याद कर लें और जनरली एक थंब रूल याद रखें कि सरकारी विभाग को छोड़कर ये अन्य लोगों के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती है। और सरकार में भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत हैं, उनके खिलाफ। इसके अलावा संविदात्मक दायित्व और निजी व्यक्ति तो सरकार का अंग है ही नहीं, तो उसके खिलाफ जारी नहीं की जा सकती। 82 पे आते हैं। अदालत को स्थानांतरित करने के लिए सुने जाने का अधिकार लोकस स्टैंडी नियम को किस मामले से आसान बनाया गया था। दोस्तों एक्चुअली SP गुप्ता केस हुआ था एक 1981 में, ये PIL से संबंधित था और PIL में सुप्रीम कोर्ट ने एक नया नियम दिया कि PIL कोई भी व्यक्ति, अभी मैंने आपको पिछले प्रश्न में समझाया था कि लोकस स्टैंडी मतलब कि जो पीड़ित है केवल वही जाएगा, बट यहाँ पे लोकस स्टैंडी का सिद्धांत नहीं लगेगा PIL के केस में और इसको और आसान बना दिया गया था। तो आप जैसे एक्सप्लेनेशन अगर आप पढ़ो तो 1980 के दशक के पहले केवल प्रभावित पक्षों के पास ही केस दायर करने और मुकदमे जारी रखने के लिए सुने जाने का अधिकार लोकस स्टैंडी का अधिकार था और गैर प्रभावित व्यक्तियों के पास ऐसा करने के लिए कोई अधिकार नहीं था। लेकिन लोकहित के पारंपरिक नियम जो जनहित याचिका का रास्ता देने के लिए आसान बनाया गया था, कौन से केस से, SP गुप्ता बनाम भारत संघ के मामले द्वारा, यह लोकस स्टैंडी के नियम को सरल बनाकर गैर प्रभावित व्यक्ति को भी यह अधिकार दिया गया। और PIL के केस में आप देखोगे तो अब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मान लीजिए पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो कोई भी पर्यावरणविद जाके PIL दायर कर सकता है सरकार के खिलाफ उस सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट उसे बाकायदा एंटरटेन करता है। जबकि वहाँ पर एक गरीब व्यक्ति का
सॉरी, जबकि वहाँ पर गरीब व्यक्ति का हित ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। 83 पे आते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब पीआईएल को शामिल किया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, तो आंसर है ऑप्शन ए पीएन भगवती, जस्टिस पीएन भगवती। इसको ध्यान से याद कर लेना बच्चों, क्योंकि पीएन भगवती वाला ये क्वेश्चन कम से कम नहीं 10 से 15 बार आ चुका होगा पिछले 20-25 सालों में, और यूपीपीसीएस के वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है, फैक्चुअल है, गलत नहीं होना चाहिए। ये अगर गलत हुआ तो आप मान के चलना कि पेपर में उल्टी गिनती शुरू। किस कानून के तहत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 348 यानी ऑप्शन बी साफ तौर पर कहता है कि उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेज़ी में होंगी। तो आप देखोगे, हालांकि आजकल जजेस देखोगे आप तो हिंदी में भी बातचीत करते हैं, बट जितनी भी कार्यवाही होती है जनरली इट इज़ डन इन इंग्लिश, और ये 348 में लिखा है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्यवाही। और व्यक्तिगत तौर पे, हालांकि यहाँ पे बायस की या संविधान निर्माताओं ने कुछ सोच के दी होगी ये बात, बट कहीं ना कहीं हिंदी के साथ यह एक अन्याय लगता है कि जिस देश में, हिंदी भाषी देश में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही एक विदेशी भाषा में हो रही है, जो कि इस देश में भाषाओं की दुर्गति के लिए एक बहुत बड़ा कारण भी है, और इस पर विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हमें हमारी भाषाओं के महत्व को बनाए रखना है तो कहीं ना कहीं हमें इसमें सुधार की आवश्यकता है और इस अंग्रेजियत को दूर करने की आवश्यकता है। हम चाहें तो अपने अलग अलग उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं, इंग्लिश का भी ऑप्शन रखना चाहिए, कोई बुरी लैंग्वेज नहीं है, बट हमें अपनी क्षेत्रीय भाषाओं और हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में। राज्यपाल के वेतन तथा भत्ते दिए जाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। राज्य की संचित निधि से, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 202(3) के हिसाब से राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे कौन कौन? राज्यपाल के वेतन भत्ते, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति का वेतन, ऐसे ऋणभार जिनका दायित्व राज्य पर है, और किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते। तो इसको याद रखना मित्रों। तो ऑप्शन कौन सा? बी, ऑप्शन बी 85 का बी। 86, निम्न में से कौन सी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है? राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति कौन सी है? तो भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, यह राज्यपाल अपने स्वयं के विवेक के द्वारा निर्धारित करता है। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट अपने खिलाफ तो कोई एक्शन लेने के लिए सलाह देगी नहीं राज्यपाल को, तो राज्यपाल यह अपने विवेक से निर्धारित करेगा। अगर राज्य में संवैधानिक स्थिति, संवैधानिक मशीनरी फेल हो चुकी है, कानूनी स्थिति बहुत ही बदतर स्थिति में है, बुरी स्थिति में है, तो फिर राज्यपाल रिपोर्ट भेज सकता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। जैसा कि अभी बंगाल का केस है, जहाँ पर कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं रेप केस के बाद। बहुत ही जघन्य अपराध था, बट उसके बाद जो कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ी हैं, कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठाता है सरकार की कार्यशैली पर भी। तो चाहे तो राज्यपाल वहाँ पर अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए स्वविवेक से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे दूसरा कथन, मंत्रियों की नियुक्ति करना, तो यह उसके विवेक पर निर्भर नहीं करता है। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। तो दूसरा कथन हमारा गलत हो गया। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना, ये उसके विवेक पर निर्भर करता है। तो पहला सही है, तीसरा सही है। चौथा, राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना, हाँ वो नियम तो बनाता है, बट ये जो नियम है वो कहीं ना कहीं मंत्रिपरिषद की सलाह पर निर्भर करते हैं। तो दूसरा और चौथा गलत। ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे 1 और 3, ठीक। 87, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। बिल्कुल, अनुच्छेद 217 स्पष्ट तौर पर कहता है कि राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। क्यों? जब इसको पढ़ोगे तुम तो तुम्हें मिलेगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, वह विधानमंडल का हिस्सा होता है। तो अगर आप अनुच्छेद 168 एक पढ़ोगे तो राज्य का विधानमंडल किन चीज़ों से मिलकर बनेगा? जैसे कि संसद है, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। इसी प्रकार विधानसभा
और जिन राज्यों में विधान परिषद है, कमेंट बॉक्स में बताओ मित्रों कि भारत के कितने राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद विद्यमान है। और राज्यपाल, तो सेम थंब रूल यहाँ पे भी लगेगा, वहाँ पे है जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यहाँ पे भी विधानसभा, विधान परिषद एवं राज्यपाल। तो दूसरा क्वेश्चन सही हो गया, दूसरा कथन सही हो गया। तीसरा कथन, उसके पास न्यायिक शक्तियाँ होती हैं, तो बिल्कुल परिहार, लघुकरण आदि के रूप में उसके पास न्यायिक शक्तियाँ भी हैं। तो 1, 2 एंड 3 तीनों सही हैं, तो ऑप्शन डी सही हो गया हमारा। निम्न में से कौन सा प्रावधान केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण करता है? तो संविधान का भाग 12 केंद्र तथा राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण करता है, वित्तीय संबंधों का विवरण करता है। वित्त संपत्ति एवं वाद भाग 12, वित्त संपत्ति एवं वाद भाग 12। 89 राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक के लिए लगाया जा सकता है? तो अगर हम लोग देखें तो दोनों सदनों द्वारा, अब आप देखोगे तो वहाँ पर जो अनुमोदन था, राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुमोदन विशेष बहुमत से होता था, और यहाँ पर अनुमोदन साधारण बहुमत से हो जाएगा, साधारण बहुमत से हो जाएगा। तो एक बार अनुमोदन के बाद 6 माह तक चलेगा, और इसे अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए 6-6 माह करके बढ़ाया जा सकता है, अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए। तो इसको भी याद रखना है कि अधिकतम कितने वर्ष की अवधि, तो 3 वर्ष की अवधि। और एक बार में कितना, तो एक बार में अधिकतम, अगर इस क्वेश्चन में और प्रिसाइज करें इस क्वेश्चन को और टू द पॉइंट बात करें इस क्वेश्चन में, तो ये ऐसा भी आ सकता है कि राष्ट्रपति शासन एक बार में अधिकतम कितने समय तक के लिए लगाया जा सकता है? तो ऑप्शन हो जाएगा 6 माह। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो इसको और बेहतर कर सकते हो उस क्वेश्चन को, कि एक बार में अधिकतम कितने समय, और साधारण अधिकतम ऐसे पूछ लिया तो फिर दोनों चीज़ें हैं कि भाई 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष से आगे तो नहीं बढ़ेगा, ठीक। और 1 वर्ष से आगे बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग की रिपोर्ट लगती है। अगर चुनाव आयोग कह दे कि वहाँ पर चुनाव कराना संभव नहीं है, तो फिर वहाँ राष्ट्रपति शासन आगे बढ़ाया जाएगा। अन्यथा 1 वर्ष से ऊपर बढ़ाने के लिए बिना चुनाव आयोग की रिपोर्ट के, बिना कारण बताए इसको 1 वर्ष से ऊपर भी नहीं बढ़ाया जाएगा। निम्न में से किसकी सलाह पर संघ तथा राज्यों में वित्तीय वितरण होता है? तो अनुच्छेद, हम लोग बात करें इसमें तो पहले तो ऑप्शन ही देख लेते हैं, सहकारिता आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग। तो हम लोग देखेंगे वित्त आयोग करता क्या है, संघ और राज्यों के बीच वित्तीय वितरण के लिए जो सिफारिशें हैं वो सिफारिशें करता है। और कौन से अनुच्छेद में है? तो 280 में। तो 280 में क्या है? वित्त आयोग। और राज्य वित्त आयोग 243 आई, 243 आई, ये क्या है? 243 आई इज राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग 243 आई और 280 वित्त आयोग, ठीक है। वित्त आयोग का काम भी हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं 91 पे। क्वेश्चन नंबर 91, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 233 में दिया गया है, ए, जिसके अनुसार इनकी नियुक्ति, पदस्थापना एवं प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल उस राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा। उस राज्य के, तो राज्यपाल किनकी नियुक्ति करता है? जिला न्यायाधीशों की। किसके परामर्श से? हाईकोर्ट के परामर्श से। 92, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। जी हाँ, बिल्कुल, अभी हमने डिस्कस करा था। 243 आई राज्य वित्त आयोग की बात करता है। संघ वित्त आयोग पंचायतों को सहायता देने के लिए संस्तुति करता है। तो अगर हम अनुच्छेद 280 क्लॉज 3 देखें तो राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि के उपाय सुझाएगा वित्त आयोग, संघ वित्त आयोग। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं, 92 का सी, 1 एंड 2। 92 का सी, 1 एंड 2। 93 पे बढ़ते हैं हम। भारत में लोकपाल तथा लोकायुक्त की नियुक्ति का सुझाव प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा दिया गया था।
जी हाँ मित्रों, पहला कथन बिल्कुल सही है। इसका मतलब हमारा पहला कथन सही हो गया। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष टी.एन. शेषन थे। हम पिछले एक क्वेश्चन की व्याख्या में देख चुके हैं कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष टी.एन. शेषन न होके बल्कि श्री मोरारजी देसाई थे। तो दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। 1966 में इसकी नियुक्ति हुई थी। ओडिशा में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई थी। नहीं दोस्तों, सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना महाराष्ट्र में की गई थी। तो ऑप्शन 3 भी गलत है। ओडिशा में क्या हुआ था? ओडिशा में लोकायुक्त कानून सर्वप्रथम पारित किया गया था, ठीक, लेकिन कार्यालय की स्थापना सर्वप्रथम महाराष्ट्र में की गई थी 1972 में। कमेंट बॉक्स में बताएं कि ओडिशा ने किस सन में लोकायुक्त कानून पास किया था। 94 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकपाल तथा उपलोकपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मित्रों, इसको ध्यान से पढ़ें और ध्यान से याद करें, क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें संशोधन किया है और उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त संशोधन विधेयक 2024 के अनुसार अब इसका लोकपाल और लोकायुक्त और लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है और अधिकतम आयु 70 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है, इसको ध्यान से याद कर लेना, चूँकि करंट का टॉपिक है, ये करंट का टॉपिक है और प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि हाल ही में 2024 में यह सुधार हुआ है। 95 वोहरा समिति का संबंध है। वोहरा समिति का संबंध सीधे तौर पर चुनाव सुधार से है और यहाँ पर चुनाव का केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, राजनीतिक अपराधीकरण। तो वोहरा समिति एक्चुअली देखा जाए तो ये राजनीतिक लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं और अपराधियों के बीच साठगांठ की जांच के लिए बनाई गई थी। इसका गठन 1913 में एलन वोहरा की अध्यक्षता में किया गया था। एक्चुअली 90s के ज़माने में अगर आप देखोगे तो अपराधियों का दखल राजनीति में लगातार बढ़ता जा रहा था। आप देखेंगे अगर वर्तमान में कोई बड़े बड़े नेता हैं, उनमें से कई 90s के टाइम पे नामजद अपराधी भी रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें इनकी जांच करने के लिए, राजनेताओं और अपराधियों की सांठगांठ की जांच करने के लिए वोहरा समिति का गठन किया गया था 1993 में। 96 पे आते हैं। निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं होता है? अगर आप ऑप्शंस देखोगे मित्रों तो यहाँ आपको ऑप्शन सी ऑटोमेटिक दिख जाएगा, जो एलिमिनेट किया जा सकता है। राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी का अध्यक्ष, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो अध्यक्ष होगा वो इसका पदेन सदस्य नहीं होता है। तो इसके पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं आइए जानते हैं। तो इसकी जो स्थापना है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत की गई थी। जो यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका गठन अलग से कानून बना के हुआ। इसका अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश ही बनेगा। और इसके अलावा इसमें 5 सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य, इसमें कुल 7 पदेन सदस्य होंगे। कौन कौन पदेन सदस्य होंगे? पदेन का मतलब कि जो उस पद पे होगा वो ऑटोमेटिक इसका सदस्य बन जाएगा। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष, जाति आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, महिला आयोग के अध्यक्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त। तो आप इसको याद इस प्रकार से कर लें कि नेशनल कमीशन फॉर SCs, STs, OBCs। तो हमने दलित, वंचितों और पिछड़ों की बात कर ली पहले, फिर हमने महिलाओं की बात करी तो महिला आयोग के अध्यक्ष, इसके बाद बालकों की बात कर ली तो बाल अधिकार सुरक्षा आयोग हो गए। इसके बाद हम देखेंगे कि अब कौन बच गए, तो अब देखा कि अल्पसंख्यक बच गए थे तो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। इसके बाद सब निपट गए तो लास्ट में कौन बचा? तो लास्ट में एक और विशेष वर्ग रह गया जिसका ध्यान रखना होता है, दिव्यांग। ठीक, तो SCs, STs, OBCs, महिलाएं, बालक, अल्पसंख्यक और फिर बचा जो लास्ट में दिव्यांग। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो इसे आसानी से। ठीक है, नहीं तो वैसे याद करोगे तो शायद कन्फ्यूज़न हो जाएगा। 97 पे आते हैं। 97 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पर्यंत जो भी पहले हो धारित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। तो पहला ऑप्शन तो गलत है मित्रों। पहले कथन में
कार्यकाल 5 वर्ष न होकर 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु, क्योंकि हाल ही में 2019 में इसमें संशोधन किया गया था, तो 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वह होता है। और इसके प्रथम अध्यक्ष, दूसरा कथन बिल्कुल सही है, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र जी थे, जो कि भारत के 21वें मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। तो पहला कथन गलत, दूसरा सही, केवल 2, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। 98 पे आते हैं, संतनम समिति, केंद्रीय सतर्कता आयोग, तो हाँ इसकी ही सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। हरलाल सिंह खरी लग गया यहाँ पे, हरलाल सिंह खरी नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन पेपर में उसे सही कर लेना, एक्सप्लेनेशन में सही लिखा है हरलाल सिंह खर्रा समिति। मैंने कल भी आपको बताया था कि 1990 में खर्रा समिति का गठन हुआ था और ये पंचायती राज से संबंधित है। हनुमंत राव समिति, पंचायती राज, बिल्कुल सही है, हनुमंत राव समिति 1984 में। यहाँ इंद्रजीत गुप्ता साहब क्या कर रहे हैं, ये चुनाव सुधार, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई, याद कर लेना बच्चों। इंद्रजीत गुप्ता साहब क्या कर रहे हैं, इंद्रजीत गुप्ता साहब चुनाव सुधार कर रहे हैं 1998। और हनुमंत राव समिति पंचायती राज से संबंधित है 1984, ये हमने कल भी देखी थी। कल हमने क्या देखा था, BAG, ठीक, LTG, बलवंत राय, अशोक मेहता, GVK राव, LM सिंघवी, थुंगन और गाडगिल बैग, LTG देख लिया था कल, ठीक है। तारकुंडे, तारकुंडे ये जो गलत है, तारकुंडे समिति का संबंध किससे है, चुनाव सुधार से, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी तो हट गया, बाकी 3 सही हैं, 1 2 3, 1 2 3, इसका ऑप्शन सुधार लेना, यहाँ कोई मिस्टेक है, ऑप्शन बी इसका सही है, 98 का ऑप्शन बी, 98 का ऑप्शन बी, जस्ट अ मिनट मित्रों, 98 का ऑप्शन बी, इसको करेक्ट कर लेना, इसको करेक्ट कर लेना, 98 का ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 99, बल्कि तुम इसमें सही की जगह अगर सही योग में तो 3 ही मिल रहे हैं। तारकुंडे को याद कर लेना, तारकुंडे चुनाव सुधार से संबंधित है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण से संबंधित नहीं। 99 पे आते हैं, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन निम्न में से किस आधार पर लगाया जा सकता है, तो 2 आधार हैं, 356 में सीधे तौर पर राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर, और 365 में यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी करने में असफल रहेगा तो ऐसा माना जाएगा कि कहीं ना कहीं उसमें संवैधानिक तंत्र फेल हो चुका है, तो उस आधार पे भी वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो 356 और 365 2 आधार हैं, तो ऑप्शन डी 1 और 4, बाकी 352 राष्ट्रीय आपातकाल और 360 वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय और वित्तीय, और 356 राष्ट्रपति शासन। चलिए 100 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति के 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया, तो इसका उत्तर है 7वें संविधान संशोधन द्वारा एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। अच्छा, अब उस 2, मान लीजिए 2 राज्यों के राज्यपाल बन गए, तो अब उसे सैलरी कैसे मिलेगी, तो सैलरी का बंटवारा इस प्रकार किया जाएगा जिस प्रकार राष्ट्रपति निर्धारित कर दे। अगर राष्ट्रपति कहेगा कि अगर राज्यपाल की सैलरी 100 रुपये है टोटल, तो 2 राज्यों के बीच इस प्रकार बांट दी जाएगी। मान लीजिए वो कहेगा 30 रुपया यूपी देगा, 70 रुपया मध्य प्रदेश देगा, तो 70-30 में बट गई, ठीक। तो 7वें संशोधन द्वारा यह अधिकृत कर दिया गया कि कोई भी एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल की भूमिका निभा सकता है। राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल किसकी अनुशंसा पर प्रस्तुत किया जाता है, तो इसका 101 का आंसर हो जाएगा डी, राज्यपाल। जिस प्रकार लोकसभा में बिना राष्ट्रपति की अनुमति के पेश नहीं किया जाएगा, इसी प्रकार राज्य विधानसभा में राज्यपाल की अनुमति के बिना। अनुच्छेद 198, भारतीय संविधान के तहत निम्न में से कौन से अधिकार केवल भारतीयों को दिए गए हैं। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो ध्यान से। पहला क्या कहता है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध। तो ये जो 5 हैं, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये क्या है, अनुच्छेद 15 के विभेद हैं। 15, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने, संघ बनाने, संचरण, निवास तथा वृत्ति की स्वतंत्रता,
19 के सारे ही इसमें शामिल हैं। 6 अधिकार इसमें शामिल कर दिए गए हैं। A, B, C, D, F एंड G। E संपत्ति का अधिकार था जो 44वें संशोधन द्वारा हट गया। संसद तथा राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार, तो केवल भारतीय नागरिक ही चुनाव लड़ सकता है, विदेशी तो कोई आता नहीं तो पता चले डोनाल्ड ट्रंप ही यहाँ का चुनाव लड़ ले। ठीक, तो ये भी सही हो गया। तीसरा सही है। अभी हम पहले दूसरे की सही और गलत की बात नहीं की, अभी उसमें एक कारण है। अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता, तो ये हो गया अनुच्छेद 25। अब दोस्तों मूल अधिकार, तीसरा तो क्लियर हो गया कथन। बाकी कुछ मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। 15, 16, 19, 29 एंड 30। 15, 16, 19, 29, 30। तो अगर कोई आपसे पूछे तो नागरिकों का फ़ोन नंबर क्या है, नागरिकों का फ़ोन नंबर क्या है? 15, 16, 19, 29, 30। तो ये मूल अधिकार जो हैं ये केवल नागरिकों के पास हैं। और यहाँ पे केवल 2 ही चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जो भारतीयों के लिए हैं, 15 और 19। 25 तो सभी के लिए है, चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी हो। तो 15, 19 सही, मतलब पहला कथन, और दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा गलत है। 1, 2, 3 ऑप्शन सी। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ना समझ आया तो दोबारा से बैक करके देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा सुनिश्चित करता है? 1, प्रतिबद्ध न्यायपालिका, गलत। 1, शक्तियों का केंद्रीकरण तो हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल गलत है। C, निर्वाचित सरकार, थोड़ा थोड़ा लगता है। प्रतिबद्ध न्यायपालिका, ये भी थोड़ा थोड़ा लगता है। शक्तियों का पृथक्करण, भैया स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा करेगा शक्तियों का पृथक्करण, क्योंकि जब शक्तियाँ कायदे से विभाजित की जाएंगी, संविधान द्वारा परिभाषित होगा पृथक्करण, तो कोई भी एक अंग दूसरे पर हावी नहीं हो पाएगा, और अगर कोशिश करेगा तो दूसरा अवरोध और संतुलन के सिद्धांत के जरिए वहाँ पर बैलेंस बना देगा, संतुलन बना देगा, और लोकतंत्र सुचारू रूप से चलता रहेगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 104, भारत में संपत्ति की अधिकार की क्या स्थिति है? तो अभी हमने देखा था कि 31 और 19(1)(e) संपत्ति के अधिकार से संबंधित थे, 44वें संशोधन द्वारा हटा दिए गए, जोड़े गए 300(a) में। तो एक तरीके का विधिक अधिकार तो ये हो ही गया, मूल अधिकार तो नहीं बचा अब ये। तो मूल अधिकार जहाँ जहाँ आ रहा है ऑप्शन सी और डी तो एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, नहीं ऑप्शन सी तो सीधे एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी, यह ना तो मूल अधिकार है ना ही विधिक अधिकार। तो विधिक अधिकार तो है क्योंकि इसका कानून 300(a) में लिखा है, और 300(a) व्यक्तियों को प्राप्त है। किन्हें प्राप्त है? व्यक्तियों को। और दोस्तों याद रखना, जब कभी भी संविधान में व्यक्तियों लिख के आए तो उसमें भारत के लोग और विदेशी दोनों ही शामिल होंगे, इसलिए ये व्यक्तियों को प्राप्त है। तो यह एक कैसा अधिकार हो जाएगा? विधिक। और व्यक्तियों को प्राप्त है, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी आप पढ़ोगे तो यह एक विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। कौन सा? 300(a), 300 कैपिटल A। ठीक है, भाग 12 में 300(a) के तहत एक विधिक अधिकार है और किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध है। तो 104 का बी हो जाएगा। 105, निम्न में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्तियां हैं? लोकसभा की अनन्य शक्ति, आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना, ये दोनों में से किसी भी सदन में हो सकता है, तो ये इसकी अनन्य शक्ति नहीं है। अनन्य का अर्थ क्या हुआ? कि जो केवल और केवल उसी के पास है और किसी के पास नहीं है। तो पहली तो दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से कहीं भी इस तरीके की ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, चूँकि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति, तो इसलिए मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी कहाँ पारित होगा? केवल और केवल लोकसभा में। तो यह लोकसभा की अनन्य शक्ति हो गई। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, यह शक्ति दोनों सदनों में से किसी के पास भी है, दोनों में से कहीं भी शुरुआत की जा सकती है, इसलिए ये भी अनन्य शक्ति नहीं हुई। अनन्य शक्ति केवल दूसरा, तो ऑप्शन केवल 2 बी, 105 का बी, 105 का बी। 106 पे आते हैं। 1858 के चार्टर अधिनियम ने सिविल सेवकों की भर्ती व चयन हेतु खुली प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था का आरंभ किया।
तो हम इसको देख लेते हैं, सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन है। 1858 के बजाय ये 1853 के चार्टर अधिनियम से हुआ था। तो कथन एक गलत है, इसे याद कर लेना, याद करना बहुत आवश्यक है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1861 के भारत परिषद अधिनियम ने पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी। पोर्टफोलियो प्रणाली मतलब आज की आधुनिक मंत्री परिषद। पोर्टफोलियो मतलब आपको विभाग, अलग अलग पोर्टफोलियो, अलग अलग विभाग दे दिए जाते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में इसकी शुरुआत हुई और 1861 के भारत परिषद अधिनियम ने इसे मान्यता प्रदान की। अतः कथन दो सही और पहला गलत, क्योंकि वहाँ चार्टर एक्ट 1853 की व्यवस्था 53 द्वारा यह व्यवस्था की गई थी। 1892 के भारत परिषद अधिनियम ने विधान परिषदों को बजट पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। तो तीसरा कथन गलत हो जाए, क्योंकि बजट पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार 1909 में दिया था, जबकि 1892 में बजट पर बहस करने का अधिकार और प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था, लेकिन अनुपूरक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार 1909 से आया। तो तीसरा गलत। 1919 के भारत शासन अधिनियम ने पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। तो देश में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था तथा प्रत्यक्ष चुनाव का प्रारंभ 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था। साथ ही इसने प्रशासन के विषयों को केंद्रीय तथा प्रांतीय विषयों में विभाजित किया और प्रांतीय विषयों को पुनः हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में विभाजित किया। तो अगर प्रश्न आ जाए कि प्रांतों में द्वैध शासन, डायरकी इन दी प्रोविंसेस, ठीक, डायरकी इन द प्रोविंसेस, तो कहाँ से? 1919 से। और द्विसदनीय व्यवस्था देश में पहली बार, तो 1919 से। ठीक है, आगे 107 पे आते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें व सत्य सुने। इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ किया। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही हो जाए। एक मिनट, केंद्र में द्वैध शासन इसने आरंभ किया था। हमें सत्य कथन चुनना है दोस्तों। इसने 11 में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था आरंभ की, 6 राज्यों में। तो हाँ, इसकी डिटेल आप देखोगे, बंगाल, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, बिहार, यूनाइटेड प्रोविंस और असम, 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। कथन एक, इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ किया। तो भारत शासन अधिनियम प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। ठीक, जबकि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत अभी हमने पिछला देखा था, डायरकी या द्वैध शासन, डायरकी इन दी प्रोविंसेस 1919, पिछले क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं। डायरकी इन दी प्रोविंसेस 1919 से, और 1935 के द्वारा प्रांतों में डायरकी खत्म करके केंद्र में वो डायरकी शुरू कर दी गई। डायरकी मतलब 2 भागों में सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना, आरक्षित और हस्तांतरित, रिजर्व और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। आरक्षित सब्जेक्ट मतलब जो अंग्रेज़ों को लगते थे कि महत्वपूर्ण है, हमारा नियंत्रण रहना चाहिए, जैसे कि सैन्य नियंत्रण, तो अंग्रेज़ अपने पास रखते थे इस चीज़ को। वित्त नियंत्रण, तो अंग्रेज़ वित्त का विषय अपने पास रखते थे। हस्तांतरित के उदाहरण जैसे साफ़ सफाई या सैनिटेशन, तो भारतीयों को दे दिया। हेल्थ का मैटर भारतीयों को दे दिया। ठीक, तो जो कम इम्पोर्टेंट मुद्दे थे वो भारतीयों को दे दिए। तो आरक्षित और हस्तांतरित में आप अंतर समझ गए होंगे। इसने उड़ीसा तथा सिंध के 2 नए प्रांत बनाए, बिल्कुल सही है। कथन 3 भी सत्य हो जाएगा। कथन 1 असत्य हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन में सुधार लेना। कथन 1 असत्य है, कथन 1 असत्य है। इसने रेलवे के प्रशासन के लिए एक संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया, तो ये भी सही है। तो 2, 3, 4, ऑप्शन 2, 3, 4, ऑप्शन सी सही है। कथन 2, 3, 4, ऑप्शन सी सही है। 108, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा म्यांमार को भारत से अलग किया गया था? याद कर लो, ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1935, बर्मा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था इसके द्वारा। JB कृपलानी मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे, तो जी हाँ, कथन 1 सही है। प्रारूप समिति का गठन 29 नवंबर 1947 को हुआ था? नहीं, 29 अगस्त 1947 को हुआ था। 29 अगस्त 1947 को हुआ था। BL मित्र की जगह पर N माधव राव प्रारूप समिति के सदस्य नियुक्त हुए थे। तो BL मित्र ने खराब स्वास्थ्य की वजह से त्यागपत्र दिया था और इनकी जगह माधव राव ने ली थी। ठीक है, तो कथन 3 सत्य हो जाएगा। कथन 3 सत्य हो जाएगा। ठीक,
इसका ऑप्शन ए नहीं होगा, इसमें करेक्शन है। इसका 1 और 3, 1 और 3, 1 3 ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 109 ऑप्शन सी, 109 ऑप्शन सी, 109 ऑप्शन सी। 110 आते हैं 110 पर। निम्न में से किस मामले में राज्यपाल के पास संवैधानिक विवेकाधीन शक्तियां नहीं हैं? संवैधानिक विवेकाधीन शक्तियां नहीं हैं। ठीक, तो अभी देखी थी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां हमने देखी थी। तो राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को आरक्षित करना विवेकाधीन शक्ति है। तो 110 में अगर देखें तो ए तो गलत हो गया, ये उसके विवेक पर निर्भर है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करना, ये भी उसके विवेक पर निर्भर है, बी भी गलत हो गया। राज्य विधानसभा में विश्वासमत साबित नहीं करने पर मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी, ये भी उसकी विवेकाधीन शक्ति है, सी भी गलत हो गया। राज्य के प्रशासनिक तथा विधायी मामलों के संबंध में मुख्यमंत्री से जानकारी लेना, तो राज्यपाल राज्य के प्रशासन के संबंध में विधान विषयक कोई भी जानकारी मुख्यमंत्री से मांग सकता है तथा किसी भी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवा सकता है, और यह शक्ति राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आती है, विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत नहीं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, तो राज्य के प्रशासनिक तथा विधायी मामलों के संबंध में मुख्यमंत्री से जानकारी लेना उसकी कैसी शक्ति है? कार्यपालिक शक्ति है, कार्यपालिक शक्ति है। चलो 111 111 बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। विभिन्न न्यायिक निर्णयों के अनुसार निम्न में से कौन से अनुच्छेद 12 में दिए गए राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं? तो कौन सी संस्थाएं? NCERT, वक्फ बोर्ड, दिल्ली विकास प्राधिकरण, मुख्य न्यायाधीश, BCCI। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे NCERT तो बिल्कुल सही होगा, बट आपको बता दें कि NCERT राज्य का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है हम अभी देखेंगे। वक्फ बोर्ड राज्य का हिस्सा नहीं है, DDA राज्य का हिस्सा है, और मुख्य न्यायाधीश जब वह न्यायालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करता है, अभी हमने कल वाले एक्सप्लेनेशन में देखा था कि राज्य में जब वो नरेश मिराजकर केस देख रहे थे 1966 का, तो हमने देखा था कि भाई मुख्य न्यायाधीश जब वह अपने एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल करेगा, अपने स्टाफ की नियुक्ति करेगा, न्यायिक कार्यों के अन्य के अलावा कोई कार्य करेगा, तो फिर वह उसकी जो शक्ति है या वो जो काम कर रहा है, तब वह न्यायालय या मुख्य न्यायाधीश राज्य का हिस्सा माना जाएगा, और न्यायिक कार्य करते समय वह राज्य का हिस्सा नहीं माना जाएगा। तो ऑप्शन चौथा तो सही हो गया और तीसरा सही हो गया। BCCI ये नहीं है, ऑप्शन इसका डी सही है, 3 और 4 BCCI नहीं है। BCCI क्यों नहीं है? अब आप सोच रहे होगे यार इंडिया की टीम जाती है, तो आपको बता दें कि भारत में 2 क्रिकेट टीम भी हो सकती हैं, क्योंकि BCCI एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, तमिलनाडु राज्य के कानून के अंतर्गत एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है। अगर कोई और भी चाहे तो अपनी भारत की एक टीम बना के उतार सकता है, यह राज्य का हिस्सा नहीं है। ठीक, इस बात को याद रखना। अब क्या है, कारण क्या है? एक्चुअली दोस्तों एक केस हुआ था, अजय हाशिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए थे कि अगर इस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलें तो ये राज्य के अंतर्गत आएंगे, जैसे कि फंडिंग राज्य कर रहा हो, चाहे आंशिक तौर पे करे या फिर पूर्ण रूप से फंडिंग करे, अथवा उस संस्था के मैनेजमेंट में राज्य का हस्तक्षेप हो, नंबर 2। तीसरा, वह सार्वजनिक महत्व का कोई काम करती हो वह संस्था, और नंबर 4, वह कार्यक्रम जो भी है सार्वजनिक महत्व का तो है ही, और उस कार्य में उसे एकाधिकार प्राप्त हो, उसकी मोनोपोली हो। तो इस आधार पर यह जांचा जा सकता है, और इन्हीं आधारों पर अब आप कहोगे यार NCERT में तो फंडिंग है, बट NCERT के केस को विशेष तौर पे कंसीडर करते हुए चंद्रमोहन खन्ना केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, चंद्रमोहन खन्ना केस यहाँ पे दिया है 1991, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि NCERT एक ऑटोनॉमस बॉडी है, स्वायत्तशासी संस्था है, और राज्य का इसमें हस्तक्षेप
ना के बराबर है, जिस कारण से इसे विशेष तौर पर ट्रीट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य का हिस्सा नहीं माना था, राज्य का हिस्सा नहीं माना था। ठीक, बीसीसीआई हमने अभी देख लिया, क्यों? क्योंकि बीसीसीआई की ना तो फंडिंग राज्य करता है, ना उसके मैनेजमेंट में राज्य की हिस्सेदारी है, तो वह राज्य का हिस्सा नहीं है। ठीक, मुख्य न्यायाधीश हम देख चुके हैं, दिल्ली विकास प्राधिकरण, वक्फ बोर्ड एक प्राइवेट संस्था है। अब दोस्तों, लेकिन बीसीसीआई के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता दें कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम है वो केवल राज्य की संस्थाओं पर लगता है। अब बीसीसीआई तो राज्य का हिस्सा नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चूंकि बीसीसीआई सार्वजनिक महत्व का कार्य कर रही है और जिससे लाखों करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं, इस कारण से यह पूर्ण रूप से राज्य का हिस्सा नहीं है, बट पूर्ण रूप से क्या राज्य का हिस्सा है ही नहीं, बट इस पर आरटीआई एप्लीकेबल होगी, क्योंकि इससे करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं और यह भारत में क्रिकेट का खेल एक सार्वजनिक महत्व का मैटर है। ठीक, अलग अलग एग्जाम्पल हैं जिन्हें राज्य का हिस्सा माना गया है, जैसे कि LIC यूनिवर्सिटी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अनुच्छेद 359 के अंतर्गत जब राष्ट्रपति आदेश जारी करेगा, तब अनुच्छेद 359 के अंतर्गत जब वह आदेश जारी करेगा, क्या आदेश जारी करता है भैया? राष्ट्रपति 359 के अंतर्गत इमरजेंसी के टाइम पे मूल अधिकारों को सस्पेंड कर देता है 359 का इस्तेमाल करके। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के बाकी मूल अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। मुख्य न्यायाधीश जब न्यायालय के अन्य न्याय अधिकारियों की नियुक्ति करेगा, DDA, BSNL, UPSC, भागीदारी फर्म यानी पार्टनरशिप फर्म, निम्न को राज्य का हिस्सा नहीं माना गया। कुछ उदाहरण यहाँ भी दिए हमने, जैसे संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान, टेकराज केस, NCERT, चंद्रमोहन खन्ना केस, SCRT सेम तर्ज पर। न्यायालय जब न्यायिक कार्य करेगा तो राज्य का हिस्सा नहीं होगा। वक्फ बोर्ड, BCCI, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ और CSIR ये राज्य का हिस्सा नहीं है। ठीक, 112 पे बढ़ते हैं। किस बात में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है? तो ज्ञान कौर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मृत्यु के जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। इसके पहले एक केस हुआ था पी रत्नम केस, तो पी रत्नम केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि हाँ भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार भी शामिल है। और ज्ञान कौर केस में क्या हुआ कि मैडम ज्ञान कौर ने शायद दहेज प्रताड़ना से पीड़ित होकर आत्महत्या कर ली थी, तो इनके जो पति के परिवारीजन थे उन्होंने कहा कि अरे हमारी बहू के पास तो मृत्यु का अधिकार था, उसने अपने अधिकार का प्रयोग कर लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको पलटते हुए पी रत्नम केस के निर्णय को पलटा और कहा कि मृत्यु के जीवन के अधिकार के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। SR बोम्मई केस, SR बोम्मई केस में संरचना सिद्धांत मतलब मूल ढांचे के सिद्धांत के साथ 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग पर। इसके साथ ही बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी चीज़ कही थी कि पंथ निरपेक्षता मूल ढांचे का हिस्सा है, पंथ निरपेक्षता मूल ढांचे का हिस्सा, ये भी बोम्मई केस में कहा गया। पुट्टा स्वामी केस, निजता का अधिकार या आधार केस 2017 में हुआ था। मोहिनी जैन केस, मोहिनी जैन केस में एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट बार बार डॉक्टर अम्बेडकर का एक विजन था कि भाई शिक्षा परम आवश्यक है व्यक्ति के विकास के लिए, गरिमापूर्ण जीवन के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा था कि भैया तुम लोगों की प्राथमिक शिक्षा को की व्यवस्था करो और शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार बनाओ, शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार बनाओ। और जब हमारी कार्यपालिका ने, विधायिका ने इसमें लेट लतीफ़ी की, तो न्यायालय ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मोहिनी जैन केस में शिक्षा के अधिकार को गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक माना और शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार घोषित कर दिया था। वर्तमान में शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 कैपिटल A के तहत एक मूल अधिकार है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 21 वाद में लैंगिक उत्पीड़न को मानवाधिकार अतिक्रमण के रूप में अभी निर्धारित किया है। तो दोस्तों बहुत फेमस केस है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 केस, बहुत फेमस केस है। तो इसमें कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न को मानवाधिकार अतिक्रमण के रूप में अभी निर्धारित किया गया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि
कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अनुच्छेद 14, 15 और 21 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। 14 समानता की बात करता है, 15 समानता की बात करता है और 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात एवं गरिमापूर्ण जीवन की बात करता है। तो यह महिलाओं के कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस, और इसके अंतर्गत इसको 14, 15 और 21 का उल्लंघन माना गया था। आते हैं अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 114 पर। निम्न में से अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल हैं तो प्रदूषण मुक्त जल तथा वायु के उपयोग का अधिकार, भाई गरिमापूर्ण जीवन के लिए, मानव के जीवन के लिए प्रदूषण मुक्त जल तथा वायु परम आवश्यक है। आश्रय का अधिकार, शेल्टर का अधिकार, ये भी है। चमोली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू शेल्टर इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। प्रदूषण मुक्त जल, वीरेंद्र गौर केस। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, MC मेहता केस। शयन का अधिकार, रामलीला मैदान केस, कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सुओ मोटो एक्शन लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, बाबा रामदेव की कहानी कल हम लोगों ने सुनी थी। सभ्य अंत्येष्टि का अधिकार, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है वो गरिमापूर्ण मृत्यु पर भी लागू है, और गरिमापूर्ण मृत्यु के अलावा यह जीवन के बाद भी लगेगा। इसीलिए इसे सभ्य अंत्येष्टि के अधिकार को, इस सभ्य अंत्येष्टि के अधिकार को भी अनुच्छेद 21 के तहत माना गया कि कोई व्यक्ति भले ही लावारिस क्यों ना हो, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी अंत्येष्टि सभ्य तरीके से की जाए। परमानंद कटारा केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो अन्य एग्जाम्पल जैसे कि त्वरित सुनवाई का अधिकार, राइट टू स्पीडी ट्रायल, भाई अगर लंबा समय आपके ट्रायल को ही लग गया तो कहीं ना कहीं आपके जीवन के साथ खिलवाड़ है। इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित सुनवाई के अधिकार को जीवन के अधिकार के तहत। आजीविका का अधिकार, ओल्गा टेलिस मामला। यहाँ पर बॉम्बे में एक्चुअली क्या हुआ था कि कुछ जो फुटपाथ पे बिज़नेस करते थे लोग, उनके जब फुटपाथ तोड़ा जाने लगा और उनके बिज़नेस पर, उनकी आजीविका पर खतरा मंडराया, तो इस ओल्गा टेलिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आजीविका का अधिकार जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, बिना आजीविका के जीवन चल नहीं सकता है, इसलिए यह जीवन के अधिकार के अंतर्गत गिना जाएगा। मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार, मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार, मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार क्या है कि भाई अगर किसी पे पैसे नहीं हैं तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या दूसरे जज उसको वकील की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे स्टेट में अलग अलग लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती हैं। जैसे अभी हमने एक देखा था नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ऐसी दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, यूपी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है। तो इनके माध्यम से न्यायालय स्वयं आपको वकील उपलब्ध कराएगा। गरिमा के साथ मरने का अधिकार, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। कॉमन कॉज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की स्थिति में है कि उसका जीवन आर्टिफिशियल चीज़ों पर निर्भर है, जैसे वेंटिलेटर आदि, और उसको हटा देने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी, और अगर उसने लिविंग विल, जीवित वसीयत में यह लिख रखा है कि मेरी अगर इस तरीके की स्थिति हो जाए तो फिर मुझे निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, पैसिव यूथेनेशिया दे दिया जाए। पैसिव यूथेनेशिया का मतलब कि वो व्यक्ति वेंटिलेटर पे है, उसके बिना वो चल नहीं सकता है। अब वो चल क्या मतलब जीवित नहीं रह सकता है। तो पैसिव यूथेनेशिया का मतलब, एक्टिव यूथेनेशिया में आपको सीधे तौर पे सिरिंज, किसी इस प्रकार की दवाई वगैरह दे दी जाएगी इंजेक्शन के ज़रिए, सिरिंज के ज़रिए, कि आपकी मृत्यु हो जाए। बट पैसिव यूथेनेशिया में आपका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा लिया जाएगा, तो इसको कहा जाता है पैसिव यूथेनेशिया, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। तो आपका वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा लिया जाएगा अगर आप अपनी जीवित वसीयत, लिविंग विल में ये चीज़ लिख के गए हो तब, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। 115 लोकसभा तथा राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान एग्जिट पोल करने तथा उनके परिणामों को प्रकाशित करने पर रोक है। तो पूर्ण रूप से सही है, पूर्ण रूप से सही है, बट हमें चुनना है असत्य। तो पहला तो अपने फ्रेम में नहीं है। दूसरा, किसी भी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या अन्य संस्थान में कार्यरत पंजीकृत मतदाता को मतदान के लिए वैतनिक अवकाश मिलेगा। तो दूसरा भी सही है, मतलब अपने फ्रेम में नहीं है। वीवीपैट का प्रयोग सर्वप्रथम 2004 के चुनाव में हुआ था, नहीं 2013 में नागालैंड में नोकसेन नामक विधानसभा क्षेत्र में हुआ था।
तो कथन 3 असत्य है, मतलब कथन 3 अपने फ्रेम में बिल्कुल पक्का फिट हो रहा है। राज्यसभा चुनाव में खुले मतदान की जगह गुप्त मतदान की शुरुआत की गई, तो नहीं मित्रों, राज्यसभा में 2003 से गुप्त मतदान की जगह खुला मतदान होने लगा है। ठीक, तो चौथा गलत है, अपने फ्रेम में बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो 3 और 4 ऑप्शन सी। 116 पे आते हैं, 116। निम्न में से कितने युग्म सही हैं? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 338B 102वां संविधान संशोधन बिल्कुल सही। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी 350B बिल्कुल सही। राज्य का महाधिवक्ता 165 में होता है, 76 में क्या होता है? महान्यायवादी। और वित्त आयोग है 280 में, 243 आई में क्या है? राज्य वित्त आयोग है 243 आई, 243 आई। अब इसको याद कैसे कर सकते हो तुम लोग? तो एक अनुच्छेद याद कर लो, बाकी याद हो जाएंगे। कैसे? तो अभी देखते हैं कैसे। 76 रूल ऑफ 89, 76 में जोड़ा 89 बना 165, 76 महान्यायवादी, 165 राज्य का महाधिवक्ता। ठीक, 243 आई, तो इंग्लिश में याद करने का तरीका 243 आई इज़ 5 मतलब फाइनेंस कमीशन, 243 आई इज़ 5। और कौन सा? तो 243 आई, चूँकि कैपिटल आई है इसका मतलब बाद में आया है, तो राज्य वित्त आयोग। और पहले कौन आ गया था? वित्त आयोग 280, तो 280 फाइनेंस कमीशन है। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अंतर्राज्यीय परिषद हम लोग कल देख चुके हैं। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के लिए न्यायाधिकरण आदि की स्थापना, नदी जल बोर्ड की स्थापना, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का सशक्त सुझाव सरकार या कमीशन द्वारा दिया गया था, ये भी हमने कल देखा। अनुच्छेद 263 में इसका उल्लेख मिलेगा, तो 117 का बी। 118 अनुच्छेद 349 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। अभी हाल में ही एक क्वेश्चन हमने कोई देखा जिसमें क्या था? अनुच्छेद 348 था, तो पहला कथन असत्य हो गया, पहला गलत हो गया। हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला, दूसरा बिल्कुल सही, 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर थे, जी हाँ बिल्कुल सही, 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर ही थे। राजभाषा पर गठित संयुक्त संसदीय समिति में कुल 20 सदस्य होते हैं, तो चौथा गलत। राजभाषा पर गठित संयुक्त संसदीय समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं, तो हमारे 2 ही कथन सही हैं। निम्न में से कितने कथन सत्य हैं? तो केवल 2 कथन सत्य का मतलब कि ऑप्शन बी। याद रखना, हिंदी दिवस 14 सितंबर और 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। भारत में कुल कितनी राजभाषाएं हैं, इसे कमेंट बॉक्स में बताओ। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर थे, इसका गठन 1955 में हुआ था। और राजभाषा पर गठित संयुक्त संसदीय समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। 119 संविधान का हिंदी पाठ प्राधिकृत किया गया था, तो इसका आंसर है सी, ऑप्शन सी। फिर 58वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 394 का या 394 कैपिटल ए जोड़ा गया था। ठीक है, 394 कैपिटल ए जोड़ा गया था। ठीक, इसको याद रख लेना। हिंदी पाठ प्राधिकृत कौन से संशोधन से हुआ था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। 120 विदेश यात्रा का अधिकार, अनुच्छेद 19(1)डी। संघ को हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश, अनुच्छेद 351। संघ के राजभाषा संबंधी प्रावधान 344 और राजभाषा आयोग 345। देख लेते हैं कौन सा सही है। विदेश यात्रा का अधिकार, तो विदेश यात्रा का अधिकार अभी हमने जब कल देखा था 21 का एक्सप्लेनेशन, तो वहाँ पे हमने देखा था मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। बिल्कुल। राजभाषा आयोग 344 में है। ठीक, बीजी खेर इसके प्रथम अध्यक्ष थे, अभी पिछले क्वेश्चन में ही देखा था। संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान 343 में है। कहाँ पे? 343 में। तो 343 से 351 राजभाषा कौन सा पार्ट हो जाएगा? मेरे ख्याल से 17वां पार्ट हो जाएगा, क्योंकि 18वें में है इमरजेंसी और वो 352 से शुरू होती है। सो 343 से 351 राजभाषा भाग 17। ठीक, और इसकी शुरुआत संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान 343 में, राजभाषा आयोग 344 में।
और संघ को हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश, मतलब आप देखो संविधान में हमारे संविधान निर्माताओं ने बड़े साफ तौर पे लिखा है कि संघ हिंदी भाषा के विकास के लिए काम करेगा, उसको विनिर्देश दिए गए हैं संविधान के द्वारा। कहाँ पे? 351 में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विदेश यात्रा का अधिकार 19 के अंतर्गत नहीं आएगा, ये 21 के अंतर्गत आएगा। विदेश यात्रा के अधिकार को ध्यान से याद कर लेना। राज्य विधानमंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 210। विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान 210 में मिलेगा। 212 में न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न करने का प्रावधान। 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है। अब देखोगे आप, अगर 124 उच्चतम न्यायालय और 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। तो आप यहाँ से याद ये कर सकते हो कि 1 2 का 4 करा तो सुप्रीम कोर्ट, और 2 1 का 4 करा तो हाई कोर्ट। ठीक, तो 1 2 का 4 तो याद ही है, माई नेम इज़ लखन। तो 1 2 का 4 कर दो तो सुप्रीम कोर्ट मिल जाएगा, और वहीं 2 1 का 4 कर दोगे तो हाई कोर्ट मिल जाएगा। 209 राज्य के विधानमंडल में वित्तीय प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन का प्रावधान 209 में मिलेगा। निम्न में से समवर्ती सूची का विषय है। तो पशुओं पर क्रूरता का निवारण समवर्ती सूची का विषय है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद कर लेना। शेयर बाजार, कृषि आय पर कर और बीमा। शेयर बाजार संघ सूची में, बीमा संघ सूची, कृषि आय पर कर राज्य सूची का विषय है। इनको याद कर लेना और एक बार कोशिश करना कि तीनों सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के 10-10 विषय का एक नोट बना लो, उसमें 10-10 विषय लिख लो। इसके अलावा जो PYQ इस तरीके के पूछे गए हैं, 5-7 क्वेश्चन आपको घटना चक्र में मिल जाएंगे, उन्हें ध्यान से याद कर लेना। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। अब कमेंट बॉक्स में तुम लोग एक कमेंट करके बताना एक क्वेश्चन का उत्तर कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? निम्न कथनों पर विचार करें व सत्य चुनें। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है। पहला बिल्कुल सही। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन राज्य की संचित निधि पर भारित होती है। बिल्कुल गलत। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है, जबकि उनके वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत राय मांगे जाने पर सुप्रीम कोर्ट राय देने के लिए बाध्य होता है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने हेतु व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो दोस्तों, हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव होना चाहिए। तो कथन 4 गलत हो जाएगा। पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। तीसरा कथन सुप्रीम कोर्ट बाध्य है भी और नहीं भी, दो कारण होते हैं। जनरल मैटर्स पे बाध्य नहीं होता है, बट अगर कोई राष्ट्रीय नेशनल इम्पोर्टेंस का मुद्दा होगा या कोई स्वतंत्रता पूर्व के किसी कानून की व्याख्या का मुद्दा होगा तो वहाँ पर वह बाध्य हो जाएगा। और इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो। इस क्वेश्चन में करेक्शन था, जो मैंने देखा था जब पेपर, इस ऑप्शन में कथन 3 में करेक्शन था, जिसमें हमारा पूछने का आशय ये था, हालांकि ये मैं उस समय बाद में देखा जब ये टाइप हो गया, तो पूछने का आशय जो था ये कि जो सलाह दी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, क्या वह सलाह बाध्यकारी होगी राष्ट्रपति पर? तो सलाह बाध्यकारी नहीं होती है। सलाह बाध्यकारी नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखना। और सलाह देना बाध्यकारी है तो नहीं है भी और नहीं भी, दोनों कारण आपको बता दिए। 125D फैक्चुअल क्वेश्चन। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। पंचायतों की कार्यकाल अवधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलेगा? पंचायतों की कार्यकाल अवधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलेगा? तो हम लोग देखेंगे अगर 243 जो काखा गाघा इंगा होता है, पंचायतों की अवधि का उल्लेख मिलेगा का मतलब, तो 243E पंचायतों की अवधि, 243F सदस्यों के लिए
निर्धारिताएं, निर्धनताएं नहीं, निर्धारिताएं, निर्धारिताएं, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार या उत्तरदायित्व, ठीक। और 243 झा मतलब 243 आई, 243 IS 5 राज्य वित्त आयोग, ठीक। 127 पर आते हैं। सुशासन के संदर्भ में निम्न में से सही नहीं है। सुशासन के संबंध में क्या सही नहीं होगा भाई? पारदर्शिता चाहिए, उत्तरदायित्व भी चाहिए, समता समावेशन भी चाहिए, धार्मिकता एवं भावुकता ये कहीं से फिट नहीं बैठ रहा है, सहभागिता एवं विधि का शासन तो चाहिए। तो ऑप्शन सी सही हो गया। कॉमन सेंस से इसको सॉल्व किया जा सकता है। उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश अधिकतम कितनी अवधि के लिए इनकी नियुक्ति की जा सकती है? तो उच्च न्यायालय कामकाज बढ़ने या बकाया कार्य अधिक होने, कामकाज बढ़ने या बकाया कार्य अधिक होने की स्थिति में राष्ट्रपति अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है जिनकी अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी। तो ऑप्शन बी। तो अतिरिक्त न्यायाधीश या अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति अधिकतम कितने वर्षों के लिए की जा सकती है? 2 वर्षों के लिए। भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय का उच्चतम न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, अभी हमने देखा 143 राष्ट्रपति को सलाह देना, कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। तो उच्चतम न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, एक मिनट, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, आयरलैंड। यहाँ अमेरिका तो है ही नहीं ऑप्शन में यार, इसको करेक्ट करना यार। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, आयरलैंड, ठीक। इसका सही उत्तर होगा कनाडा। इसका सही उत्तर होगा कनाडा। इसका सही उत्तर है कनाडा। तो परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार कनाडा से लिया गया है। 129 कनाडा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। 130 उच्च न्यायालयों के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अभी देखा था हमने, 1-2 का 4 था सुप्रीम कोर्ट और 2-1 का 4 हाई कोर्ट। 1-2 का 4 सुप्रीम कोर्ट और 2-1 का 4 हाई कोर्ट। 131 पे आते हैं मित्रों। निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन चुनें। अपर या अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम तथा उच्च न्यायालय दोनों में की जाती है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल उच्च न्यायालय में की जाती है। तो आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। उच्च न्यायालय में अतिरिक्त तथा कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, ठीक। जबकि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में कोरम पूरा न होने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। तो हम देख सकते हैं कि तदर्थ न्यायाधीश केवल उच्चतम न्यायालय में होंगे। तदर्थ मतलब एडहॉक बेसिस पे, एडहॉक जजेस, एडहॉक जजेस। एडहॉक जज कैसे होंगे? केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में होंगे एडहॉक जजेस। और अपर या अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट में की जा सकती है। तो दोनों ही कथन गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पहले में क्या, उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों में, जबकि अपर या अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति केवल उच्च न्यायालय में और तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति केवल उच्चतम न्यायालय। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कोई भी नहीं। 132 किस संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 कर दी गई है? तो 15वें संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से 62 कर दी गई थी। 15वां संशोधन अधिनियम, ठीक। मैच द फॉलोइंग। 227, 231, 224, 219। 227 क्या कहता है? उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति, उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति। तो ए का तीसरा। 231 क्या कहता है? 2 या अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय भी हो सकता है, ठीक। तो बी का चौथा, ए का तीसरा, बी का चौथा, ऐसा एक ही ऑप्शन दिख रहा है सी। ऐसा एक ही ऑप्शन दिख रहा है सी। तो ए का तीसरा और बी का चौथा, सी का दूसरा। अनुच्छेद 224, 214 नहीं, 224
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण 224 में, सी का दूसरा। और डी का पहला 219। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन सी सही है। अनुच्छेद आप अपने करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ टाइपिंग में कुछ मिस्टेक है 2 अनुच्छेदों में। ठीक है, आप इसको सही कर लेना। बाकी ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन सी है। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का पहला। 134 पे आते हैं। 134 का डी, अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति में निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। अधिकतम संख्या संविधान द्वारा 21 निर्धारित की गई है। कितनी? सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 निर्धारित की गई है। और सुप्रीम कोर्ट का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार दोस्तों कनाडा से लिया गया है। 129 में करेक्शन कर लेना, कनाडा। ठीक है, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन बी कनाडा। और 133 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। उसको अनुच्छेदों को अपने हिसाब से एक्सप्लेनेशन में अरेंज कर लेना एक बार। सही युग्म चुने। राज्य निर्वाचन आयोग 243 के बिल्कुल सही। राज्य वित्त आयोग 243 जे गलत। तो ठीक है, सही युग्म 135 का ए हो जाएगा। 135 135 में 243 के में आपको राज्य निर्वाचन आयोग मिलेगा। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी तो गलत ही हो जाएगा। राज्य वित्त आयोग 243 आई, बार बार हमारी बात हो चुकी है इस पर, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए 135 का ऑप्शन ए, इसको करेक्ट करना, ऑप्शन ए। ठीक, ऑप्शन ए। 136 भारत में मोबाइल कोर्ट चलित न्यायालय को किसके मानस पुत्र की संज्ञा दी गई है? तो सही उत्तर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी। 137 लोक अदालत के संबंध में सही कथन चुने। इसके निर्णय के विरुद्ध सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है, तो गलत है। पहला लोक अदालत शिविर गुजरात में आयोजित किया गया था, बिल्कुल सही है। लोक अदालत में केवल एक वर्तमान न्यायाधीश पीठासीन अधिकारी होता है, नहीं। वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश पीठासीन अधिकारी हो सकते हैं, तो ए गलत है, बी सही। सी लोक अदालत में केवल एक वर्तमान न्यायाधीश, सी गलत। लोक अदालत को एक फौजदारी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं, तो नहीं, ऐसे एक सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्राप्त हैं, तो डी भी गलत। तो इसका ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे 137 में, बी फॉर बॉम्बे 137 बी, 137 बी, 137 बी, सी की जगह इसका बी, इसको बी कर लेना। 137 का बी। 138 प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहकर संबोधित किया। दोस्तों इसका सही उत्तर है ठाकुरदास भार्गव। कुछ जगह क्या बल्कि घटना चक्र में आपको सुभाष कश्यप लिखे मिल जाएंगे, बट अगर सुभाष कश्यप और ठाकुरदास भार्गव दोनों ही एक जगह मिलें तो ठाकुरदास भार्गव को सही मानना है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कहा था सर्वप्रथम, तो ठाकुरदास भार्गव सही है। KM मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जनपत्री कहा है। अर्नेस्ट बेकर ने इसे संविधान का कुंजी नोट कहा है। ठीक, संविधान का कुंजी नोट कहा है। क्षेत्रीय संबद्धता का सिद्धांत संबंधित है, तो अनुच्छेद 245 से क्षेत्रीय संबद्धता या सामीप्य का सिद्धांत संबंधित है, ऑप्शन ए सही है। 140 आदर्श आचार संहिता के संबंध में निम्न पर विचार करें। निर्वाचन आयोग ने इसका प्रयोग सर्वप्रथम 1980 में किया था, तो नहीं।
1960 में केरल विधानसभा चुनाव में किया गया था, तो पहला कथन असत्य। चुनाव तिथियों की घोषणा के यह चुनाव तिथियों की घोषणा के साथ ही लागू हो जाती है, तो दूसरा कथन बिल्कुल सही। जिस दिन चुनाव आयोग चुनाव की तिथियों की घोषणा करेगा उसी दिन से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। 141 भारत में नोटा का प्रयोग सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के चुनाव में 2013 में किया गया था, तो ऑप्शन सी सही है, छत्तीसगढ़, सी फॉर छत्तीसगढ़ सही। 142 निम्न समितियों को सही काल क्रम में लगाएं, तो दिनेश गोस्वामी समिति 1990 तीसरा हो गया। इसके बाद वोहरा समिति हमने अभी देखी थी, नेताओं के बीच में राजनेताओं और अपराधियों की साठगांठ की जांच करने के लिए, तो 1993 वोहरा समिति 3-2। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998, और द्वितीय प्रशासनिक अधिकार कल हमने देखा था वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में 2005 में, तो इसका मतलब दिनेश गोस्वामी पहले आ जाएंगे। 3214 ऑप्शन बी 3214। 143 निम्न कथनों पर विचार करें व सत्य कथन चुनें। भारत का निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय निकाय है, सही है, सत्य है। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है, बिल्कुल सत्य है। संघ का गृह मंत्रालय निर्वाचन आयोग की सलाह पर आम चुनाव तथा उपचुनाव दोनों का कार्यक्रम तय करता है, नहीं चुनाव का, चाहे वो किसी भी प्रकार का चुनाव हो, सारा कार्यक्रम निर्वाचन आयोग द्वारा तय किया जाता है, तो तीसरा असत्य है। तो ऑप्शन डी 1,2, ऑप्शन डी 1,2 वो 1 और 2 सही है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर 1953 में इसका गठन होगा और 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो काका कालेलकर प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे, इसको याद कर लेना। कब गठित हुआ? 1953। कब रिपोर्ट दी? 2 साल बाद 1955 में। 145 किस आधार पर आपात की उद्घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित नहीं होता है? अनुच्छेद 1900 हम देखेंगे 19, तो केवल बाह्य आक्रमण व युद्ध की स्थिति में ही निलंबित होगा। सशस्त्र विद्रोह की दशा में 19 स्वतः निलंबित नहीं होगा। कब से व्यवस्था लाई गई? तो 44 में संविधान संशोधन 1978 से यह व्यवस्था लाई गई कि अगर युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगा है तो 19 स्वतः निलंबित होगा, लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा है तो स्वतः निलंबित नहीं होगा। ठीक। किस संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 तथा 21 को आपात के दौरान निलंबित नहीं कर सकता? तो ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा मोरारजी देसाई। तो आपातकाल से संबंधित केवल एक संशोधन आप छोड़ दो कि राष्ट्रपति को भारत के किसी भी भूभाग में, या तो संपूर्ण भारत अथवा किसी भी भूभाग में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार 42वें से मिला था। बाकी जितने भी संशोधन हैं, जो पॉजिटिव संशोधन आपको दिखेंगे जिससे कहीं ना कहीं नकेल कसी जा रही है सरकार पे, तो वो सारे पॉजिटिव संशोधन आपको 44वें संशोधन द्वारा मिलेंगे, मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा किए गए मिलेंगे। ठीक। तो अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में भी प्रभावी रहेंगे। 44वें संशोधन से यह व्यवस्था की गई थी। संविधान के संक्षिप्त नाम का उल्लेख, या इस संविधान का नाम भारत का संविधान होगा, 393 में मिलेगा। पहले भी देखे थे फर्स्ट क्वेश्चन शुरुआत में। 148 अनुच्छेद 368 में अब तक कुल कितनी बार संशोधन किया गया है? अनुच्छेद 368 में कुल कितनी बार संशोधन किया गया है? तो कुल 3 बार 24वां, 42वां और 101वां। अब कुछ लोगों का प्रश्न उठ सकता है कि सर अनुच्छेद 368 तो संशोधन की प्रक्रिया बताता है, आप कह रहे हो इसमें संशोधन, तो भैया 368 को ही पढ़ोगे क्लॉज 3 को, तो वहाँ साफ तौर पे लिखा है कि 368 में संशोधन करने के लिए आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, रेटिफिकेशन बाई हाफ ऑफ द स्टेट, आधे या उससे अधिक राज्यों की अनुसमर्थन की आवश्यकता पड़ेगी। विशेष बहुमत से संशोधन किया जाएगा और आधे या उससे अधिक राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता पड़ेगी। 368 में खुद ही लिखा है कि इस प्रावधान में अगर संशोधन करना है तो कैसे करोगे, और अब तक कुल 3 बार 24, 42 और 101 से इसमें संशोधन किया जा चुका है।
149 कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 से मिलेगा। और 108 अभी हमने देखा था कि 108 कौन से देश से लिया गया था संयुक्त बैठक का, कमेंट बॉक्स में बताना। एक्सप्लेनेशन में हम देख चुके हैं एक बार। 110 में धन विधेयक की परिभाषा है, इसको भी याद कर लेना। उत्तर प्रदेश पीसीएस के वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है। 150वां राज्यसभा में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने के लिए भारतीय संविधान निर्माता किस देश से प्रेरित हुए। अब ये क्वेश्चन की भाषा घुमा दी गई है। राज्यसभा में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने के लिए, इसका मतलब है कि किसी विशेष क्षेत्र की बात हो रही है और उनको प्रतिनिधित्व देना मतलब चुनाव नहीं लड़वा रहे, प्रतिनिधित्व दे रहे हैं सीधे तौर पे। तो नॉमिनेशन यानी कि नामित करने की बात हो रही है और राज्यसभा में 12 सदस्यों को राज्यपाल नामित करता है। ठीक, और ये कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। तो ये व्यवस्था आयरलैंड से। क्वेश्चन की भाषा बदल दी थोड़ी सी, बट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक, कुछ लोग कहेंगे राज्यसभा में सदस्यों का नामकरण या नामितीकरण, राज्यपाल, नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से 12 विशेषज्ञ, 12 लोग आते हैं जिनने इस क्षेत्रों में विशेष काम किया हो। ये आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से, आयरलैंड से। ठीक, ब्रिटेन से क्या लिया गया, संसदीय शासन प्रणाली, फर्स्ट एफपीटीपी क्या, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, मतलब जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा चुनाव, उसको कहते हैं फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, या ब्रिटेन से लिया। अमेरिका से मूलाधिकार न्यायालय की स्वतंत्रता। कनाडा सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना और सुप्रीम कोर्ट का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। तो मित्रों, यहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर 150 तक कंप्लीट कर लिया है। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन में करेक्शन था, वहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक के कारण या तो उत्तर ही गलत लिख गया अथवा ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशन में कुछ गड़बड़ी मिली। ऐसे करीब 8 से 10 क्वेश्चन आपको इस पूरे पेपर में देखने को मिलेंगे। मित्रों, ये हमारा पहला प्रयास है, तो टीम भी नई है, टाइपिंग आदि का इस क्षेत्र का काम का अनुभव वर्तमान में थोड़ा कम है, जिस कारण से शुरुआती दौर में आपको इस प्रकार की असुविधा हुई। बट एक्सप्लेनेशन देने का एकमात्र मकसद यही था कि आपको इस प्रकार की जो भी गलतियां इस पेपर में हुई, बहुत ज़्यादा तो नहीं थी दोस्तों, बट मिस्टेक एक भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह एक्सप्लेनेशन और यह पेपर, इसकी उत्तर कुंजी कहीं ना कहीं भविष्य में आपका साथ देने वाली है यूपीपीसीएस के पेपर के लिए। तो वहाँ पर हमारी जिम्मेदारी है और इस गलती की पूर्ण जिम्मेदारी लेते हुए हम लोग भविष्य में कोशिश करेंगे, पूर्ण कोशिश रहेगी कि आपको इस प्रकार की एक भी गलती देखने को न मिले।